हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 14वें लेक्चर पे। इससे पहले हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मशीन टूल और मेटल कटिंग की प्रोसेसेस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कवर कर चुके हैं। साथ में हमने HAL और HPCL जैसे एग्जाम्स के लिए भी सीरीजेस निकाली हैं। स्टैटिक जीके और एप्टीट्यूड रीजनिंग जैसे सारी ही चीज़ें आपको कंटेंट इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को शेयर करो दोस्तों, जो भी आपके सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। When a rigid body is suspended, अब rigid body अगर suspended है vertically and it oscillate with a small amplitude under its action of force of gravity, इसको क्या कहते हैं? तो एक अगर ऐसी rigid body है, उसको कोई सी भी पॉइंट पे आप लटका देंगे और उसको फिर हल्का सा मूवमेंट देंगे ताकि वो इस तरीके से ऑसिलेट करे, उसको हम कहेंगे कंपाउंड पेंडुलम। अगर एक इस तरीके से वायर है या रोप है या थ्रेड है, उसमें एक बॉब मास कुछ है, उसको बांध के यहाँ से लटका देंगे और वो ऐसे तरीके से ऑसिलेट करेगा, तो उसको सिंपल पेंडुलम कह देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम, देखिए अगर होता है सिंपल पेंडुलम तो होता है G/H। H जहाँ पे उसकी लेंथ है, इस तरीके से G/L कह देते हैं, अंडर रूट। अब इस केस में क्या होता है, ये सिंपल के केस में हो जाता है, सिंपल। ठीक है, अब इस केस में इसको हटा ही देता हूँ। इस केस में जब कंपाउंड पेंडुलम की बात हो जाएगी तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ GH/kg² प्लस H²। जहाँ पे H क्या है, मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, ये उसका CG है और ये इस पॉइंट से वो इसको लटका के रखा है, यहाँ पे वो हिंज्ड है और इस पॉइंट के हिंज होने के बाद यहाँ से वो इस तरीके से पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। ये जो डिस्टेंस है इसे कह देंगे H। तो अब ओमेगा जो है वो हमारा 2GH/k G² + H² है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ω/2π। तो इसको 2π से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका 62 का हो जाएगा C ऑप्शन। A center of oscillation and the center of suspension of a pendulum are interchangeable। तो ये बिल्कुल सही है, जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है और जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है और वो जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। मगर आप अगर उनको इंटरचेंज कर देंगे तो टाइम पीरियड, जो ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी है, वो सारी आपकी चेंज होती नहीं है। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच गिव्स द सेम एज कंपाउंड पेंडुलम, तो मैंने बताया था G/L अंडर रूट L/G है, G/L से ही कर देते हैं। अंडर रूट G/L होती है ओमेगा सिंपल के केस में, और GH डिवाइडेड बाय kg² प्लस H² का अंडर रूट होता है कंपाउंड के केस में। तो G से G कट जाएगा, अगर आप L की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी kg² प्लस H² डिवाइडेड बाय H। तो आपका 64 का भी B ऑप्शन हो जाएगा। द सेंटर ऑफ परक्यूशन इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड इट इज अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी नहीं आती, पर आप इनको फैक्ट बेस याद रख लीजिए तो बेटर रहेगा। कहीं पूछ ले तो वो हो जाता है kg²/H, यानी कि kg क्या है, जो G के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, और H है CG और पॉइंट ऑफ जो इस पे सस्पेंशन उसके बीच का डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ टॉर्जनल पेंडुलम, तो इसका जो आपको करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका D, यानी कि R/2π। देखिए फ्रीक्वेंसी है तो 1/2π होगा। G/L वैसे भी होता है, बस K/R आपको और याद रखना है। Which of the following statement is correct? A periodic time of a particle moving with a simple harmonic motion is the time taken by a particle for a one complete oscillation, तो बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है। दूसरा, पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, T = 2π/ω होता है, तो ये गलत है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0 एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, V max मिलेगा आपको।
और एक्सेलरेशन जो होगा वो मीन पोजीशन पे 0 होता है। तो ये सारे गलत हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब ये हो जाएगा डी। द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा ए। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो एट, तो वेलोसिटी पार्टिकल होती है एंड पोजीशन पे। देखिए पेंडुलम यूं जाएगा तेजी से, फिर जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो जीरो होगा, और फिर उसका डायरेक्शन रिवर्सिबल होगा। बीच में आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी से, फिर एंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वो रिवर्स करेगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे जीरो होगा। तो आपका सी, तो डी ए बी सी। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ द कार, देखिए व्हील ऑफ द कार जो है उसमें एक रोटेशनल मोशन भी होगा, व्हील घूमेगा भी, और साथ में ये आगे भी बढ़ेगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसका ट्रांसलेशन मोशन होगा, पूरे व्हील का आप रोटेशनल मोशन, तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन देखने को मिलेगा। व्हेन अ पर्सन ऑन अ बाइसिकल ड्राइव्स अराउंड अ कर्व, ही हैज टू लीन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। अभी कभी आपने अगर साइकिल चलाई हो या बाइक चलाई हो, कुछ भी चलाई हो, और इस टाइप का अगर मोड होता है ना, तो आपको ना थोड़ा सा अंदर की तरफ लीन होना पड़ेगा। देखते हैं, जो आपने अगर कभी देखा हो, जो हाई स्पीड बाइक वगैरह की जो रेसिंग वगैरह होती है मूवीज वगैरह में, वो अपना घुटना टेक देते हैं, जिस साइड मुड़ते हैं ना उस साइड अपना घुटना टेक देते हैं। उससे क्या होता है, लीन हो जाते हैं वो। तो जब अपना जो उसके उससे क्या होता है, जो ऐसे अगर सीधे रहेंगे ना अपन, ऐसे सीधे रहते हैं, तो एम जो है वो नीचे एक्ट करता है। जब टेढ़े हो जाते हैं तो एम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ एक्ट करेगा। तो एक जो फोर्स, इसको अगर रिजॉल्व करें तो सेंटर की तरफ एक एम का कंपोनेंट आता है, और वो कंपोनेंट मदद करता है हमें स्टेबल रहने के लिए। तो इनवर्ड आपको बेंड करना पड़ेगा, लीन करना पड़ेगा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ व्हीकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ये होता है वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता, तो डज नॉट डिपेंड ऑन मास। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द व्हीकल इज इफ द साइकिल इज रनिंग एट फास्टर स्पीड। तो देखिए वी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा, तो मोर हो जाएगा आपका। द फोर्स विच एक्ट along the radius of a circle directed toward the center is called centripetal acceleration। तो बिल्कुल सही है। अगर ऐसी बॉडी है और ये घूम रही है, तो एक इसको टेंशन मान लीजिए, एक स्ट्रिंग में टेंशन है और उधर मास है, इसको गोल गोल घुमाएंगे तो एक फोर्स जो अंदर की तरफ लगेगा ना, वो होता है टेंशन, जिसे कह देते हैं, जो टेंशन लगेगी उसको कह देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा, इसी स्ट्रिंग में बांध के इसको गोल गोल घुमा रहे हो, अगर ये बाहर जाने की कोशिश करता है, उस वो बाहर जाने की जो कोशिश होती है उसकी, वो उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर होता है। तो दोनों चीजें याद रखने वाली हैं। अ स्लोप ऑन अ रोड सरफेस जनरली प्रोवाइड ऑन द कर्व, तो जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, आपने कभी देखा होगा फ्लाई ओवर्स जो होते हैं, इस टाइप का जो फ्लाई ओवर है ना, तो ये जो होगा ना ये नीचे पे होगा, और ये जो होगा ये वाला एरिया ये हाई एलिवेशन पे होगा, ये हल्का सा लो एलिवेशन पे होगा। मतलब अगर आप यहाँ से पानी होगा ना तो पानी इधर से इधर मूव करेगा। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो मिनिमम से एंगल दिया जाता है, पर इससे क्या होता है वो, देखिए बाइक तो थी उसको तो आप बेंड करा लोगे, ऐसे बाइक चला रहे थे उसको उसकी डायरेक्शन यूं बेंड करा लोगे। कार को क्या बेंड कराओगे, है ना। रोहित शेट्टी थोड़ी ना बन जाओगे कि एक साइड वाली कार पे चला रहे हो, तो उसकी क्या करते हैं, रोड को ही बेंड कर देते हैं। तो रोड को बेंड कर देंगे तो फिर बैंकिंग हो जाती है। आइडियल एंगल ऑफ द बैंकिंग जो डिपेंड करता है किस पे, तो वेट पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता, ये सब पे नहीं डिपेंड करता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। When a train is rounding on the curve, the side thrust on the wheel flange is provided by raise the outer edge of the rail। तो ऐसे ही करते हैं, जो आउटर एज होती है ना रेल की, उसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। ऊपर उठा देंगे तो बेंडिंग वाला केस बन जाएगा, तो हमारा काम हो जाता है। एग्री करेंगे इससे। अमाउंट बाय विच द आउटर एज ऑफ द रेल इज नोन एज, तो इसे जो हम उठाते हैं उसको क्या कह देते हैं, सुपर एलिवेशन कह देते हैं। तो ये भी सही है। In the railway, the super elevation is expressed in the terms of difference between the two rail। तो दो रेल के बीच में जो डिफरेंस होगा एलिवेशन का, उसे ही हम क्या कह देंगे, सुपर एलिवेशन कह देंगे। तो वही है, ट्रू है। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला हो जाता है जी वी स्क्वायर बाय आर। देखिए वी स्क्वायर बाय आर जी तो हमने वैसे ही पढ़ा था उधर, उसमें बस एक जी और मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जी क्या हो जाएगा,
ये गेज ऑफ द ट्रैक है, मतलब जो ट्रैक है उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये जी है। वेलोसिटी जिससे ट्रेन मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल कह सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इस टाइप का अगर पाथ है आपका, तो ये जो रेडियस होगा ना इसका, वो आपको देगा आर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये जो फॉर्मूले है ना, ये आप याद रख लीजिए या किसी जुगाड़ से याद रख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया। इस तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में जो आपके जो उस टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे कि मेट्रो के रेल के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो में कोई वैकेंसी निकली है, या जयपुर वगैरह में निकलती है, मुंबई मेट्रो में निकलती है वैकेंसीज, तो उसमें ये जो होता है ना सुपर एलिवेशंस वगैरह और गेज लेंथ, कितनी गेज की लेंथ होगी ब्रॉड में और वगैरह में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो इन जो फॉर्मूलेज हैं इनको आप एक जगह लिख के रख लीजिए, और एग्जाम जब भी हो ना तो उससे पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए। खैर ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।